नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आज हमारे साथ एक अजीबोशान शख्सियत हैं। साहित्य की दुनिया में, मोहब्बत की दुनिया में, प्यार करने वालों की दुनिया में, हिंदी की दुनिया में, मुशायरों की दुनिया में जिसे कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ आज डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हैं। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। नमस्कार। आज डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी से हमने वक्त लिया है क्योंकि कई दशकों से वो मंचों पर प्यार को गुनगुना रहे हैं, मोहब्बत को बिखेर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि दिलों को धड़का रहे हैं। तो अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना का साहित्य में क्या स्थान है, ये किसी भी हिंदी को जानने वाले, साहित्य को जानने वाले शख्स से पूछिए। जो कवि हो, मुशायरे को सुनता हो या फिर दिल की धड़कन को समझता हो, वो कभी ना कभी इस चेहरे और इस मखमली आवाज़ से ज़रूर टकराया होगा। यश भारती, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन जैसे बड़े सम्मान जिनके खाते में हैं, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा देशों की यात्राएं जिन्होंने की हैं और आज भी उनकी डिमांड इतनी होती है कि हमें बड़ी मुश्किल से समय मिल पाया है। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, सबसे पहला तो मैं जानना ये चाहूँगा कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना जो हैं वो कैसे इस हिंदी साहित्य की नदिया से जुड़ गए, कहाँ से आपका रुझान हुआ, शुरुआत कैसे हुई ये बताइए। आज आपसे बहुत दिल की बातें करेंगे जी, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां मन की बातें कही जा सकती है। दिल की कोरी किताब लाया हूँ, नर्म नाजुक गुलाब लाया हूँ। तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, उन खतों के जवाब लाया हूँ, उन खतों के जवाब लाया हूँ। पहला खत जुल्फ खोल कर पढ़ना, दूसरा दिल टटोल कर पढ़ना, तीसरे खत में टूटे सपने हैं, तीसरे खत में टूटे सपने हैं, अपने आंसू में घोल कर पढ़ना, अपने आंसू में घोल कर पढ़ना। आपका सवाल था कि गीत गज़ल की मोहब्बत की दुनिया में कैसे आए जी। तो ये कभी कोई बनता नहीं है कहीं से। हीरा जो है पैदा होता है, हीरा बनाया नहीं जा सकता। इसी तरह से कवि को बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ कोई कवि बनता हो। ये गॉड गिफ्ट होती है, आपके पारिवारिक संस्कार होते हैं, वहाँ से कविता जन्म लेती है। मेरे दादाजी बहुत अच्छे कवि थे, मेरे पिताजी बहुत अच्छे कवि थे, वहाँ से खून में कविता आई मेरे। वो गज़लें बहुत अच्छी लिखते थे, गीत बहुत अच्छे लिखते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कविता की तरफ कैसे मुड़ा मैं। एक मेरे शहर में प्रेस थी, वहाँ कविता छपवाने के लिए चले जाते। अब सोचिए 6ठी 7वीं का बालक कैसी कविताएं लिखता होगा। उस प्रेस वाले से हमारी जान पहचान थी, हमसे बहुत काम कराता था 4 लाइन छापने के लिए। एक दिन दादाजी ने हमसे पूछ लिया, कहाँ जाते हो? मैंने कहा कविता छपवाने जा रहे हैं। तो बोले तुम कविता लिखते हो? मैं कि जी लिख लेते हैं थोड़ी बहुत। तो बोले दिखाइए। जब उन्होंने हमारी कविता देखी तो कविता जैसा कुछ भी नहीं था उसमें। फिर उन्होंने हमको डांट लगाई। उन्होंने कहा कि खबरदार जो आज के बाद किसी अखबार वाले के पास अपनी कविताएं छपवाने गए, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करिए, अपनी कविता में वो स्किल पैदा करिए, वो ताकत पैदा करिए कि अखबार वाले आपके पास आएँ कि विष्णु हमको आपकी कविता चाहिए। वो ज़िंदगी का मेरा टर्निंग पॉइंट था। दूसरा टर्निंग पॉइंट आपको बताता हूँ। लोग पूछते हैं कि आप इतना अच्छा गाते कैसे हैं, ये गायन कहाँ से आया? आमतौर पे कवि इतना अच्छा नहीं गा पाते। तो वो संगीत का जो वायरस था जी,
वो मेरे अंदर मेरे चाचा जी की तरफ से आया। मेरे चाचा जी क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत के मास्टरपीस आदमी थे। फर्स्ट ईयर में था, हिम्मत नहीं थी मंच पे जाने की, तो मेरे जो साथ के लोग थे उन्होंने कहा नहीं विष्णु सक्सेना एक कविता सुनाएंगे, गीत सुनाएंगे। मैंने हिम्मत करके मंच पे गया, तो जो सीनियर थे हमारे कल्चरल सेक्रेटरी थे, वो हारमोनियम बजा रहे थे। मैंने कहा सर मेरे बॉस मेरे लिए हारमोनियम बजा दीजिए। तो उन्होंने कहा जी मेरी तो उंगलियां थक गई हैं, मैं हारमोनियम नहीं बजा पाऊँगा। जी। मैंने कहा अपने तबले वाले से कह दीजिए वो मेरे संगत कर दे। तो तबला वाला भी उन्हीं का आदमी था। तो उनका जी पता नहीं आप कैसे गाएंगे, इसलिए मैं तो नहीं बजा पाऊँगा। वो रात मेरी ज़िंदगी को बदलने वाली रात थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आज मैं बिना हारमोनियम तबले के गाऊंगा। उस दिन मैंने बिना हारमोनियम तबले के गीत गाया था। ये मेरी भी पर्सनल फेवरेट है, रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, अगर वो आप सुना सके हमारे दर्शकों। मैं बिल्कुल सुनाऊंगा, वो मेरी बड़ी सिग्नेचर पोइट्री है मेरी। उस गीत ने मुझे बहुत पॉपुलर किया। और ज़िंदगी भर आप अपनी कविताएं खूब लिखिए, लेकिन किसी एक कविता पे ईश्वर की मेहरबानी हो जाती है, वो कविता आपको जन जन तक पहुंचा देती है। मैं वो कविता आपको सुनाता हूँ जी। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र है। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो, मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। देखिए शब्द को कैसे विजुअलाइज किया जाता है वो बताता हूँ आपको जी। कि उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, बहुत खूबसूरत, लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। और गीत की अंतिम विशेष पंक्तियां हैं जिनके लिए पूरा गीत लिखा। कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। उसके इर्द गिर्द ये चारों पंक्तियां घुमाता हूं। कृष्ण के जीवन में 3 कैरेक्टर आए, रुक्मिणी, राधा और मीरा। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो।
की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने डॉक्टर साहब कहाँ से प्रेरणा ली? कौन आपका फेवरेट पोएट है? किसको देख के आपको लगता है कि यार ये लिखते हैं, ऐसा काश मैं लिख पाऊँ? क्योंकि सबका कोई ना कोई एक आइडल होता है, कोई ना कोई प्रेरणा होती है। तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना की प्रेरणा क्या है? मेरे आइडियल है गोपालदास नीरज जी जी। क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया और उनकी कविताओं को पढ़ पढ़ के मैं सीखा कि सरलता क्या होती है। आप जितने सरल हो जाएंगे उतना ही लोगों तक पहुंच जाएंगे। हम जो कविताएं पसंद करते हैं आपसे सुन लेते हैं। आज डॉक्टर विष्णु सक्सेना की खुद की लिखी सबसे फेवरेट कविता जो आपको लगता है कि यार मैं इससे अच्छा नहीं लिख सकता था, या जो मैं कहना चाहता था, जो मेरे दिल की भावनाएं थी, वो मैंने एग्जैक्ट उकेर ली, कहीं एक लगता है, एक संतोष होता है कि ये कविता मेरी जो है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो सुनाइए जरा हमारे दर्शक। मैं आपको एक मुखड़ा और एक वन सुनाता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि वो जितनी मुझे अच्छी लगती है उतनी औरों को भी अच्छी लगती है। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। एक खास मैं सुनाता हूँ जी। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। वाह। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। घर के गमलों में जो नागफनियाँ लगी, फेंकिए रात रानी लगा लीजिए। जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। कभी कभी हम अपने मुंह से कुछ कह नहीं पाते तो इशारों में बात कहनी पड़ती है। जहाँ लब खामोश हो जाते हैं वहाँ इशारे काम करते हैं। एक माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ जी। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नयूं उंगलियां मोड़िए। वाह, क्या चित्र खींचा है आपने। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नयूं उंगलियां मोड़िए। तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय, पत्थरों को नयूं कांच से तोड़िए। नीरज जी कहा करते थे कि मुश्किल लिखना बहुत आसान है, आसान लिखना बड़ा मुश्किल होता है। जो दिलों तक पहुंच जाए सीधे। मुश्किल तो आप डिक्शनरी खोल के बैठ जाइए, बहुत कठिन कठिन शब्दों को इस्तेमाल करके गीत तैयार हो जाएगा, लेकिन आसान लिखना बड़ा मुश्किल होता है जी। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नयूं उंगलियां मोड़िए। तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय, पत्थरों को नयूं कांच से तोड़िए। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए। देखिए बहुत आसान है। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए, आइए
आइए घर इधर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये जो श्रृंगार है, जो मोहब्बत है, ये जो आपकी आवाज़ की कशिश है, ये शब्दों का जो जादू है, ज़ाहिर सी बात है ये लाखों लोगों को दीवाना बनाता है। और आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो इतनी है कि मेरे शहर में ही मैं जानता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ कि गीतकार अगर सबसे अच्छा कोई लगता है तो 80-90 साल के बुजुर्ग से लेकर के मेरी और मेरे बाद के जनरेशन तक के लोग आपका नाम ज़रूर लेते हैं। कोई फ़ैन आपका ऐसा मिला हो जिसने, बहुत लोगों ने आपकी तारीफ़ की होगी, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन डॉक्टर विष्णु सक्सेना को कुछ कमेंट याद हो, कोई इंसिडेंट याद हो जो दिल को छू गया हो, कि लगा हो कि यार मैंने साहित्य के लिए इतना दिया तो दुनिया ने मुझे ये प्यार दिया है, कुछ याद हो तो? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहे हैं जी। और अब इतने हो गए हैं कि उनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है जी। एक अमेरिका का एक दृश्य मुझे याद है और एक मुझे यहीं का है, लखनऊ का, कि अमर उजाला की एक वो थी संपादिका जी लखनऊ में, तो वो मेरी बड़ी फ़ैन थी। जब उन्होंने कवि सम्मेलन कराया तो मुझसे मिलने जब होटल आई तो बोली कि सर मैं आपके गीतों की ज़बरदस्त फ़ैन हूँ शादी से पहले से, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आपके गीतों को चिट्ठियों में लिख लिख के और मेरे पास भेजते थे। फिर मैं जब पूछती थी कि आपने लिखी है तो बोल के हाँ मैंने लिखी। तो मैं बड़ी इम्प्रेस होती कि मेरा हस्बैंड बहुत बढ़िया लिखता है, बहुत बढ़िया कवि है। जब शादी हो चुकी, शादी के बाद फिर मैंने कहा अब मैं आ गई हूँ घर में, अब मुझे देख के कुछ लिखिए। तब उन्होंने बताया कि मैं नहीं लिखता था, ये तो विष्णु सक्सेना की कविताएं थी तब मैं उनको लिखते। तो सर आपकी कविताओं ने हमारी शादी करा दी। बिल्कुल। आप कुछ ऐसा कोई आप गीत सुनाना चाहें, कोई अपनी पोइट्री पेश करना चाहें जिसमें आपको लगता है कि जो आपके रंग से थोड़ी अलग हटकर आपने लिखी है, जो आपका जो एक स्केल है, जो आपका पैरामीटर है, या जो जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उससे कुछ जुदा आपने लिखा है, कुछ आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपको सेटिस्फेक्शन मिला हो कि मैंने अच्छा लिखा है? हाँ, मैंने लिखा एक, और आजकल की जो युवा पीढ़ी हमारी भटक रही है कि देखिए डिटोरिएशन का युग चल रहा है इस समय, चाहे वो आध्यात्मिक पतन हो, चाहे वो सामाजिक पतन हो या पारिवारिक पतन हो, और उस पतन पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। एक गीत लिखा, उससे पहले एक मुक्तक आपको सुनाना चाहता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है, हम कहाँ से कहाँ आ गए। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं। मैं ख़ास तौर से जो मेरी नौजवान पीढ़ी मुझे सुन रही है इस समय, मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। बहुत अच्छा। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है। मैं गीत तक पहुंचने के लिए 2-3 सीढ़ियां लगा रहा हूँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया। क्या बात। अगर हमने अपने परिवार सुरक्षित कर लिए तो मेरा दावा है ये समाज भी सुरक्षित हो जाएगा और ये देश भी सुरक्षित हो जाएगा। पूरे समाज की, पूरे देश की इकाई होता है परिवार। हमने अपना परिवार ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, संस्कारों को बचाए रखिएगा। लकीरें हाथ की जो अपनी
पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते। जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। अब वो मैं एक छोटा सा 2-2.5 मिनट का गीत है, वो आपको सुनाता हूँ। जी। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, देखिए बाद में हाथ मलने से कोई फायदा नहीं होगा, हम अपना वर्तमान ठीक कर लें। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। एक दिन नीरज जी ने मुझसे कहा कि विष्णु तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है इस लाइन का? मैं कही दद्दू आप बहुत बड़े हैं, आप बताइए इसका अर्थ। तो उन्होंने इसका अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि इस एक लाइन में पूरी की पूरी गीता का अनुवाद है। इसमें लिखा है कि आप जीवन में सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत करेंगे, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, एक न एक दिन आपकी आंखों में आंसू देके आपका दिल तोड़कर ज़रूर जाएगा। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की ज़मीं पर जब फसल यादों की बोगे। कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। क्या नाजुक है। मेरे दोस्तों, जिंदगी की फिलॉसफी एक पंक्ति में बताता हूं। पा जाओगे सब कुछ खुद को, सब कुछ बहुत जल्दी नहीं मिलता, जल्दी करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा। पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे। दिल की ज़मीं पर जब फसल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की ज़मीं पर जब फसल यादों की बोगे। नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए एक तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। नौजवान दोस्तों, जीवन में कभी नाउम्मीद मत होइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। मेरा दावा है आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सपने अपने हो जाएंगे, सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे। दिल की ज़मीं पर जब फसल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की ज़मीं पर जब फसल यादों की बोगे। तो जब ऐसी कविताएं लिखता हूँ बड़ी संतुष्टि मिलती है कि मैं समाज के लिए कुछ लिख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। और समाज में आजकल ये देखा गया है कि प्यार जो था पहले वो समर्पण था, वो त्याग था, वो दुआएं थीं, और अब का जो प्यार है, अब की जो मोहब्बत है, वो जुनून है, वो इंतकाम है, वो बदला है। ये मुझे किसी शायर का 2 लाइन याद आती है कि चांद खिला और रात ख़त्म, जिस्म मिला जज्बात ख़त्म। तो ये जो प्यार में लगातार गिरावट आ रही है यंग जनरेशन में, उसे लेकर क्या कहेंगे, ख़ासतौर से नाकाम होने के बाद जिस तरह के कदम उठा रहे हैं। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। मोहब्बत में जो संवेदनाएं होती हैं वो बताता हूँ आपको। तन और मन है
पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है, हम बदलें तो हम बदलें तो हम बदलें तो, कहा बेवफा वो बदले तो मजबूरी क्या बात है, तन और मन है। क्योंकि गंगा के किनारे रहता हूँ इसलिए एक प्रतीक गंगा का आ गया जी। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। करते सब हैं, बोल में रहा हूं। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। अब कि कल सपने में, मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, कल सपने में मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है, तन और मन है पास बहुत फिर उपवन। हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं मंजिल की तलाश में, वो भटकन का बंदा आपको सुनाता हूं जी। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई, जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब भी मन मृग बना हुआ है, अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है, हम बदलें तो कहा बेवफा वो बदले तो मजबूरी है। तो संवेदनाएं होनी चाहिए मोहब्बत में, जब तक फीलिंग्स नहीं होंगी वो फिर मोहब्बत नहीं, व्यापार है। अंत में जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए कोई बेहतरीन सा नगमा आप दे जाएं, ताकि ये जो विदाई आपकी है ये हम यादगार करें। न्यूज़ 24 का आगाज़ इस खास कार्यक्रम का आप कर रहे हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। अश्क पी लूंगा और गम उठा लूंगा मैं, तेरी यादों को सो जाऊंगा छोड़कर। मैं वहीं पर खड़ा, जब भी बारिश की बूंदें भिगोए तुम्हें, सोच लेना कि मैं रो रहा हूं कहीं। जब भी बारिश की बूंदें भिगोए तुम्हें, सोच लेना कि मैं रो रहा हूं कहीं। जब भी हो जाओ बेचैन ये मानना, खोल कर आँख में सो रहा हूँ कहीं। टूट कर कोई कैसे बिखरता यहाँ, टूट कर कोई कैसे बिखरता यहाँ, देख लेना कोई आईना तोड़ कर। मैं वहीं पर खड़ा। जब तुम यहाँ से जाओगे तो संसार के बहुत सारे पत्थरों का सामना करना पड़ेगा। आपको उन पत्थरों का कैसे जवाब देना है वो बताता हूँ। रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले,
पूछना कैसे जिंदा रहे आज तक। वो कहेगा जमाने ने दी ठोकरें, जाने कितने ही ताने सहे आज तक। भूल पाता नहीं उम्र भर दर्द जब, भूल पाता नहीं उम्र भर दर्द जब, कोई जाता है अपनों से मुंह मोड़ कर। मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़ कर। अश्क पी लूंगा और गम उठा लूंगा मैं, तेरी यादों को सो जाऊंगा ओढ़ कर। मैं वहीं पर खड़ा। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, आज आपने वक्त दिया न्यूज़ 24 को और हमारे इस शानदार कार्यक्रम का जानदार आगाज़ किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हिंदी की सेवा आप ऐसे ही करते रहें, शुभकामनाएं हैं हमारी, दिलों को धड़काते रहें। और जो मोहब्बत की सच्ची खुशबू है, जिसमें प्रेम है, जिसमें मिठास है, जिसमें ज़मीन की खुशबू है, मिट्टी की सुगंध है, वो आप बिखेरते रहें। क्योंकि साहित्य को भी, जैसे सियासत बेलगाम हो जाती है, रास्ता भटक देती है, साहित्य भी अगर अपने रास्ते पर बना रहे तो बहुत ज़रूरी है ये, और उसमें आप जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं कठपुतली हूँ, पपेट हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है सर। मैंने बताया ना, मैं सब ईश्वर जो मुझसे कराता है वो करता चलता हूँ। मुझे नहीं मालूम अच्छा हो रहा है या ख़राब हो रहा है। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊँगा। कभी आपने दोबारा फिर किसी एपिसोड में मुझे रिपीट किया, उसके लिए बोलता हूँ जी। बाय द वे, ना हम अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊँगा। साथ ले जाके तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा। आपका जो दूसरा सवाल था उसका जवाब दे रहा हूँ जी। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। साथ ले जाके तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा। दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी, दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी, तुम्हारे हाथ से मैं एक दिया जलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए। आज न्यूज़ 24 के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी किसी नई अजीमोशान शख्सियत से मुलाकात। फिलहाल हमें दें इजाज़त। नमस्कार।